हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 5 में से जो सेक्शन ए है उसमें 13 से लेके 24 के ऑब्जेक्टिव्स। डन। सो आप अपने सामने गाला की बुक ओपन रखना ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। इन एक बुक में नोट डाउन भी करते जाना। कोई भी सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो या तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करो। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि सब चीजें जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, तभी आपको ये रियल में हेल्प करेगा, वरना तो आपका सिर्फ टाइम पास होगा। मेरी तरफ से ऐसा मुझे लग रहा है। डन। क्योंकि आपको हर एक चीज याद नहीं रहती है। कोई भी आदमी उसको हर एक चीज एक बार देखने से याद नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है कि नोट डाउन करोगे तो आप रिवाइज कर पाओगे बोर्ड के समय। एग्जाम से पहले भी आप उस नोट को रिफर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं कि गाला का ही सॉल्यूशन। अब अभी कई सारी स्कूलों में क्या होता है कि पेपर चल रहे होते हैं, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, कोई फॉर्मूला है, कोई शॉर्ट ट्रिक हो, सब आपको उसी एक बुक में नोट डाउन करते जाना है। डन। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते 13th ट्रू फॉल्स से। 13 से 16 क्या ट्रू फॉल्स। 13 में जो गिवन है चैप्टर नंबर 1 में से The LCM of 35 and 42 is 35 multiply 42। वैसे तो देखा जाए तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरा मेन यहाँ पे एक ही टारगेट रहा है इस वीडियो में कि मैं आपको रीजन दूं कि आंसर क्यों आ रहा है। बाकी शॉर्ट वे में तो कैसे भी हम समझा सकते हैं। मैं ट्रिक भी बताता हूँ तो भी पहले पूरा रीजन देकर आपको सोल्व करता हूँ, लास्ट में वो ट्रिक बताता हूँ। डन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें दो नंबर गिवन है 35 एंड 42। क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एलसीएम जो होगा 35 मल्टीप्लाई 42 होगा। ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट कैसे देना है, तो आपको एक बात याद रखनी है। कोई भी दो नंबर है उसका एलसीएम, सपोज अज्यूम करो कि ए एंड बी टू नंबर है, उसका एलसीएम उन दोनों की प्रोडक्ट कब होगी, ए इंटू बी कब होगी, व्हेन जो कॉमन फैक्टर हो उन दोनों में, जो भी दो गिवन नंबर है उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1। ओनली एक नंबर 1 ही उसका कॉमन फैक्टर हो तो उसका जो एलसीएम आएगा वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट आएगी। तो क्लियर है इतना। तो हमें यहाँ पे इसके फैक्टर फाइंड करने होंगे, चेक करना है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है या 1 के अलावा कोई और है। अगर कोई और नंबर कॉमन निकला मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट, उसका एलसीएम नहीं होगा। डन। सो लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर। 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 42 सेकेंड नंबर 2 से डिविजिबल है, प्राइम फैक्टर से फाइंड करने स्टूडेंट्स। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इन दोनों में एक नंबर एक फैक्टर कॉमन है, कौन है, 7। मतलब 1 के अलावा भी इसमें एक 7 कॉमन फैक्टर है। तो इसका जो एलसीएम होगा इन दोनों की प्रोडक्ट होगा नहीं। मतलब एक क्वेश्चन है उसका जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, फॉल्स है। तो आंसर तो मिल गया। सर अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रीजन कुछ समझ में नहीं है कि ऐसा ही क्यों। तो देखो समझते हैं कि एलसीएम इसका क्या होता है। अगर हम मेथड से फाइंड करें तो दोनों में जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे 7, फिर जो नॉन कॉमन है उन सबको मल्टीप्लाई। तो इनटू में क्या गया 5, फिर क्या आएगा 2, देन क्या आएगा 3। तो मैं रीजन समझा रहा हूं, आंसर तो कब का आ चुका है, तो ये बात आपको क्लियर हो। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा तो 35 बन जाएगा, जो कि मेरा पहला नंबर है। हमें क्या होना चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट आनी चाहिए, नंबर की प्रोडक्ट। बट 2 3 जा तो सिर्फ क्या बनता है 6, वो 42 नहीं बनता है। तो ऑब्वियसली दोनों की प्रोडक्ट नहीं है, गिवन नंबर की प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हमने कॉमन फैक्टर लिया तो उसको एक ही बार लिखा। 7 दोनों में कॉमन है, लिखा कितनी बार, एक ही बार। बट 7 इस नंबर में भी आता है, इस नंबर में भी आता है। तो अगर मैं एक बार लिखूं तो कोई एक नंबर के लिए वो रिमेनिंग रहेगा ना, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर कैसे ला पाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर डाउट है तो एक बार रिवाइज करके सुनना मेरी बात, आपको क्लियर हो जाएगा। डन है। तो उस रीजन से जब भी कोई दूसरा नंबर कॉमन होता है तो उसका एलसीएम उन दोनों गिवन नंबर की प्रोडक्ट नहीं होता है। डन है, क्योंकि उसको हम एक ही बार लिखते हैं एलसीएम में, 2 बार लिखते नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर है। सेकेंड सोल्व करते हैं 14th चैप्टर नंबर 2 में से है। फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x
पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक, व्हाट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। क्वेश्चन है द सम ऑफ द जीरोस इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका जो सम ऑफ जीरो होगा वो ग्रेटर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। कैसे सोल्व करना है कि हमें पहले सम ऑफ जीरो फाइंड कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए। माइनस साइन एज इट इज फॉर्मूला में भूलना नहीं है, माइनस पहले रख देनी है, कहीं पे भी देखना नहीं, नाजू में बाजू में ऊपर नीचे इधर उधर कहीं नहीं, फॉर्मूला की माइनस साइन एज इट इज। b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 5, a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, डन। x मत लिख देना। इसका आंसर आ गया -5। किससे ग्रेटर पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा, क्या है फॉर्मूला c बाई ए। दोनों फॉर्मूला एकदम क्लियर होने चाहिए, डन। नींद में से उठा के पूछे तो भी हमें आने चाहिए। c की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 1, इट इज 4। तो ए है सम ऑफ जीरो, ए है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ए नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर कभी भी इससे ग्रेटर होता है, नो, लेस देन होता है। तो सेंटेंस स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो एकदम इजी सम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 3 में से, बट इससे हम कई सारे कंसेप्ट को एक साथ समझ सकते हैं। एकदम इजी सम है, बट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, डन। गलती से भी हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो उसमें दो इक्वेशन गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। तो चेक करते हैं या नहीं है। तो आपको पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करके थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए मगज में, अगर माइंड अच्छे से काम कर रहा है स्टडी में तो, डन। सो दो इक्वेशन पहले मैं राइट कर लू, 5x माइनस 15y इज इक्वल टू में है 8। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट होंगे या नहीं होंगे चेक करना है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये तीन, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनमें से आपको कुछ भी पूछा हो, आप कुछ भी सोचे बिना सिर्फ एक ही आइडिया लगाएंगे, तीन रेशियो, कोएफिशिएंट के रेशियो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड करके कंपेयर करना है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, डन। बट उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म by ax plus by plus c is equal to 0, इक्वल टू में क्या रखना है 0, ताकि हमारे मिस्टेक के चांसेस मिनिमम हो जाए, 0 हो जाए, डन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5x माइनस 15y, 8 को लेफ्ट साइड लाएंगे -8 इज इक्वल टू में 0। तो हो गया हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 5 यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यस और नो। ऐसे हम राइट करते 5 ब्रैकेट 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24, 5 3 जा 15x, 5 9 जा 45y इज इक्वल टू 24, 15x माइनस 45y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो दोनों हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो, डन। तो फर्स्ट रेशियो फाइंड करते हैं, a1/a2, a1 मतलब x का कोएफिशिएंट 5, सेकेंड में कौन है 15, कट होगा 5 1 जा 5 3 जा 1/3। सेकेंड रेशियो होगा b1/b2, b1 की वैल्यू साइन के साथ लेनी है, डन, -15 अपॉन में b2 यहाँ पे भी साइन के साथ -45, माइनस माइनस ऊपर नीचे प्लस, 15 1 जा 15 3 जा 1/3। थर्ड रेशियो होगा c1/c2, c1 इज द कांस्टेंट टर्म, साइन के साथ, साइन मत भूलना, -8, यहाँ पे कौन है -24, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8 3 जा 1/3, डन। तो ओके, तो तीनों रेशियो सेम मिले। तो आपको टेबल याद होना चाहिए, मैं एक बार यहाँ पे राइट कर देता हूं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, डन है, जब दोनों नॉट इक्वल हो।
अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो सेम मिले, क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइन कौन सी मिलेगी? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। डन। लास्ट वन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। फर्स्ट दो रेशियो सेम हो, थर्ड रेशियो सेम ना मिले, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी लाइन मिलेगी? पैरेलल लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन। यहां पे कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या होगा? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। पाइपलाइन नहीं है भाई, पैरेलल लाइन। ओके। एंड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल रहा है कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट टू केस में क्या आएगा? कंसिस्टेंट। क्या आएगा? कंसिस्टेंट। इस केस में क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। याद रखना क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक टेबल को अच्छे से याद रख लेना। तो यहाँ पे आंसर तो रह गया, तीनों रेशियो सेम है, तीनों रेशियो सेम है, कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, मतलब इट इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे, आपको क्लियर होना चाहिए, 1 मार्क आपके जेब में होना चाहिए। डन। इसके बाद ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16 में हमें प्रोबेबिलिटी, हमारा फेवरेट चैप्टर, अब तो आपका बन ही जाना चाहिए। मेरे वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखे, ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे इजीली सॉल्व कर दे उसके, डन, कि कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो प्रोबेबिलिटी में हमें दोनों का रेशियो गिवन है, पी ऑफ ए गिवन है 3/4। तो क्या पी ऑफ ए बार 4/3 होगा या नहीं होगा बोलना है। अगर मैं एग्जाम देने जाऊं तो डायरेक्ट कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी मेथड या पेन के उठाए बिना आंसर क्या लिख के आऊंगा? फॉल्स। आप भी करेंगे, डोंट वरी। बट कैसे, पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पी ऑफ ए गिवन है, क्या गिवन है? 3/4। चेक करना है कि पी ऑफ ए बार भी क्या 4/3 होता है। डन। सो पी ऑफ ए हमें पता है, इसका आंसर ये होगा या नहीं चेक करना है। डन। सो हमें क्या एक आइडेंटिटी पता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। एक इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको वर्ड शॉर्ट वर्ड में पूछे, एमसीक्यू में पूछे, ब्लैंक में पूछे, कहीं और मेथड से पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर आते हैं। बाकी ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट है, वो लास्ट में हम बताएंगे। पी ऑफ ए क्या है? 3/4। पी ऑफ ए बार क्या है? 1। पी ऑफ ए बार फाइंड करना है, इट विल गोज टू द राइट साइड। पी ऑफ ए बार हमें पता है, जैसे ही ससुराल में गए लल्ले के हाल सब बेहाल, सो प्लस क्या बन जाएगा? -3/4। इसमें हमें कैसे करना होता है? एकदम वेरी इजी है, 1 - 3 कर दो, -2/4। सर माइनस करना है भाई, फ्रैक्शन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। डन। पुष्पा को बुलाना है, ऐसे करते हैं ना पुष्पा, वैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × 1 = 4, 1 × 3 = 3। सर 1 कहां से? अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 1 × 4 = 4, 4 - 3 1/4। तो पी ऑफ ए बार तो हमें क्या मिल रहा है? 1/4। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 4/3। चलो भाई निकलो, गलत हो आप लोग, आता ही नहीं है कुछ प्रोबेबिलिटी में। क्या हो गया आंसर? फॉल्स। सर आप जो बोले थे डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेशन से सोल्व करें, कैसे करें? तो देखो पी ऑफ ए है, ए पी ऑफ ए बार, दोनों का प्लस क्या होना चाहिए? 1। हमें पता है प्रोबेबिलिटी में कंडीशन है, एक आइडेंटिटी है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। डन। सो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 1। देखना है कब सम 1 हो सकता है, जब पहली पॉसिबिलिटी तो डिनोमिनेटर सेम, तभी तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर भी वो बन जाए तो ही होगा या नहीं होगा। डन। सो ये 4, यहाँ पे तो 4 है ही नहीं, वहां से काम खत्म, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं कि पी ऑफ ए आपको गिवन है 2/7, ऐसा गिवन है। पी ऑफ ए बार गिवन है 5/7। क्या सही है? यस सही है। क्यों? दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। सर सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, नो, ऊपर भी प्लस होके क्या बनना चाहिए? सेम डिनोमिनेटर। 2 + 5 7, 7 7 कट 1 आ गए ना पे। पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ ए बार क्या हो रहा है 1। तो ये दोनों सही है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है 17 से लेके 20 तक जो आपका शॉर्ट वर्ड आंसर है, जिसको सिर्फ आपको सोल्व करना है, बाकी तो आपको पता ही है, तुक्का भी मार सकते हो। बट भाई मैं आपको एक बात बताऊं, तुक्का नहीं मारना है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। इतना इजी पेपर होता है हर साल, तो मैं क्यों ऐसे ही लाइटली लेना, अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना, मार्क लेके आओ। 17 क्या गिवन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे एकदम इजी सम है, बट मिस्टेक के चांसेस उतने ही ज्यादा है क्योंकि शॉर्ट वर्ड है, आंसर लिखना है ना, इसमें मिस्टेक हो सकती है। क्यों, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है -1, माइनस a1 की वैल्यू है -5। इस पॉइंट पे ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं देखो, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अभी आपको लगेगा भी नहीं कि सर ऐसा तो हमें भी पता होता है, बट एग्जाम में ही आप ऐसा करते हो। डन, a2 की वैल्यू -1 -5, क्या गलत है सर, माइनस तो किया है, बट सी यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, वो तो आ गया। फिर जो a1 की वैल्यू है वो भी -5 है, a1 की वैल्यू भी क्या है -5, वो तो आपने सिर्फ क्या लिखी 5। सी a2 की वैल्यू क्या हो गई -1, माइनस साइन एज इट इज, a1 की वैल्यू क्या है -5, आपकी यहाँ पे क्या लिखी गई है 5, मतलब है रॉन्ग है। तो हमें माइनस फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है -5, याद रखना, -1 माइनस माइनस +5, 5 माइनस 1 4, बिगर नंबर की साइन, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आएगा 4। अब इसी को सोल्व करें, -1 -5 -6, गलत हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पे केयर करनी है ना आंसर लिखने से। इसलिए देखो अच्छे से गाला वालों ने अच्छे से एपी बनाई कि आपकी मिस्टेक हो आपको पता चले। बस चलो 18 थे, एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। थियोरेटिकल क्वेश्चन, बट समझा देते हैं। 18 कि जो डायमीटर ऑफ सर्कल है उससे मैक्सिमम मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे हो गया सेंटर ओ। डायमीटर आपको पता होगा, डायमीटर पता है ना, गांडामीटर तो सबको पता है, डायमीटर पता है, जो सेंटर में से पास हो, सेंटर में से ही पास हो, यहां से यहां तक ए, हियर इज द बी, डायमीटर हो गए। ऐसे ही ड्रॉ कर सकते, कैसे भी ड्रॉ कर सकते, एकदम सिंपल है। इसके पैरेलल कितने टेंजेंट पॉसिबल है, टेंजेंट मतलब लाइन विच टचेस विच इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट। तो ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करें जो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। तो एक तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए पॉइंट पी पे। अगर मैं नीचे ड्रॉ करूंगा, सपोज अज्यूम करो यहाँ पे, तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट में, इट विल बिकम अ सेकंड, क्या वो बन जाएगी सेकंड। डन, ओके। तो ये नहीं पॉसिबल है, नीचे कहीं पे भी हो दो पॉइंट, इसके जस्ट बिलो में ड्रॉ करोगे तो भी 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो नीचे नीचे यहाँ पे भी दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही, यस यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं इसे। कितने पॉइंट हो गया 1 ही पॉइंट। तो एक तो ये टेंजेंट हो गया, एक तो हो गया, कितने हैं 2। तो कोई डायमीटर को, डायमीटर के पैरेलल में ही है, कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है 2। या तो डायमीटर ना बोले, ऐसे ही बोले कि सर्कल में हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर 2। याद रखना कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है 2। फिर इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे वर्टिकल भी 2 बन सकते हैं, स्लैंट क्रॉस में भी 2 ही बनेंगे, किसी भी ओरिएंटेशन में पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 ही मिलेंगे। अगर दूसरा ड्रॉ करने जाओगे उससे पैरेलल, इट विल बिकम अ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। भाई लेटर सुन के दिल में मुस्कुराना मत, दिल में लड्डू फूटने लगते। लेटर लेटर सर कौन से लेटर की बात हो रही है, भाई इंग्लिश अल्फाबेट में जो अल्फाबेट्स हो रहे उसकी बात हो रही है। कितने अल्फाबेट होते हैं सर वो नहीं पता, हमारे इंपॉर्टेंट तो 2 3 4 5 ही है, उसी को हम याद रखते। सो कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट 26, ए से लेके जेड तक। डन, तो उसमें से एक लेटर सिलेक्ट करना है, चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वोवेल। तो वोवेल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल अल्फाबेट कितने स्टूडेंट्स, 26, उसमें वोवेल कितने हैं, 5। इसका आंसर क्या आएगा, 5/26। डन। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। सेम अगर इसका दूसरा जो वर्जन अगर हम ढूंढे तो दूसरा आपको इसको कॉन्सोनेंट भी पूछ सकते हैं। डन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो अगर 5 वोवेल है तो बाकी सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो 26 टोटल, उनमें से 5 निकाल दो, कितने बचे, 21। ऑल पॉसिबल आउटकम 26। किसकी प्रोबेबिलिटी है, कॉन्सोनेंट की। तो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अरे हमारा मीडियन भाई आ गया वापस। कौन आ गया, मीडियन। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, क्या गिवन है, 8, then 12, then 17, x 25, 28 is 20। तो मतलब इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या गिवन है, 20। सो मीडियन इज इक्वल टू 20। देन फाइंड द x, x फाइंड करना है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको बाजीराव याद आएगा। इसमें जब भी अनग्रुप्ड डेटा हो उसमें मीडियन फाइंड करना हो, बाजीराव को बुलाना है। बट ना, उससे पहले किसी और को बुलाए, मस्तानी को। बाजीराव मस्तानी को पूछेगा कि क्या है ऑब्जर्वेशन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो 8, 12, 17, x का पता है, 25, 28 असेंडिंग ऑर्डर में ही है। नहीं है तो पहले मस्तानी बोलेंगी नहीं है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो। डन। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में कंपलसरी राइट करना है। फिर बाजीराव क्या करेगा, अपनी तलवार निकाल के दोनों साइड से कट कट धराधर कट कर देगा। सबको नहीं मार देगा, बीच में 2 बेचारे बचे, उसको बचा के रखना है। अगर उन दोनों को कट कर देगा कुछ बचेगा ही नहीं। अगर एक नंबर बचता है तो वही मीडियन रहेगा। डन। सो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस जो भी रिमेनिंग है डिवाइड बाय 2 कर देना है। क्लियर। मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है, 20 इज इक्वल टू 17 प्लस x बाय 2। 220 जा 40, 17 प्लस x, 17 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू x। 40 में से 10 माइनस होगा 30, 30 में से 7 माइनस करेंगे 23। तो x की वैल्यू क्या मिली, 23। बस इतना ही करना है। डन। इसका आंसर आएगा 23। तो नेक्स्ट अब सोल्व करते हैं 21। 21 से 24 क्या है, मैच द फॉलोइंग। मतलब हमें मैच खेलने जाना है। ना ना भाई, बोर्ड के बाद जाना, अभी बैठो, जाना नहीं कहीं पे। तो एकदम इजी आपका सेक्शन ए हो जाता है, क्योंकि आपके सामने कुछ ना कुछ वे में आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना। मैच द फॉलोइंग हो, ट्रू फॉल्स है, ब्लैंक में भी ऑप्शन है, एमसीक्यू में तो होते ही है। तो यहाँ पे 21 है LSA। सर LSA क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, तो अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया, ध्यान से सुनना। देन कैसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आता है, LSA का फुल फॉर्म क्लियर, लेटरल सरफेस एरिया किसका है, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड भाई को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्यूबॉइड को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, जिसकी जो फेस होती है वो इक्वल साइड की, इक्वल साइज की नहीं होती। इसको हम बोलेंगे लेंथ, यहाँ पे हो जाएगी ब्रेथ, इसको हम बोल सकते हैं हाइट। तो सब लेंथ सेम होगी, सब ब्रेथ सेम होगी, सब हाइट सेम होगी। इसका क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब बाजू का, जो सराउंडिंग में जो एरिया है वो। समझ लो कि ये जो बुक है वो हमारी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसी है गाला। तो इसमें एक टॉप सरफेस कहलाती है, सामने जो देख रहे हैं ऐसे अगर हम देखें तो ए बॉटम सरफेस, ए आपकी लेफ्ट साइड, ए आपकी राइट साइड, ए फ्रंट एंड बैक। 1 2 3 4 5 6 फेस होती है, 6 सरफेस होती है। उसमें लेटरल सरफेस कौन कौन सी आएगी, टॉप एंड बॉटम निकाल देनी है, सिर्फ सराउंडिंग की सरफेस। तो लेफ्ट साइड वाली आएगी, राइट साइड वाली आएगी, फ्रंट आएगी एंड बैक आएगी। इसका एरिया क्या होता है, तो पहले फ्रंट में देखो, फ्रंट में तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। ये जो है यानी यहाँ पे जो होती है वो क्या होती है, हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है, L इंटू एच। बैक साइड में भी क्या होगा, L इंटू एच। तो इसका जो LS है वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, LH फ्रंट का, LH बैक साइड में। सिमिलरली लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ए सरफेस दिखेगी, ए भी क्या दिखेगी, रेक्टेंगल ही दिखेगी।
तो इसकी जो ए डायमेंशन है, इसकी जो ए डायमेंशन है, इसको हम क्या बोले यहाँ पे, जो अंदर जा रही है ब्रेथ, क्या बोल रहे हैं, ब्रेथ। ए जो है वो क्या है, हाइट, दिख रही है, ब्रेथ इनटू हाइट, बी एच। राइट साइड में भी क्या होगा, सेम बी एच। सो बी एच प्लस बी एच कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम एल एच प्लस 2 टाइम बी एच। दोनों में से 2 कॉमन हो गया, एल एच प्लस बी एच। अब ध्यान से देखो, इसमें एच भी कॉमन है दोनों में, सो एच को भी बाहर निकाल लेते, 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बना जो कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। को कैलकुलेशन नहीं करने तो याद भी रख सकते हो, 2HL प्लस बी। डन। अब ऑप्शन सामने देखो, ऐसा कुछ है सर, यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ अलग ही गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। पेरीमीटर, पहला ऑप्शन देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। दूसरा ऑप्शन है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सब में मल्टीप्लाई हाइट है, तो वहां से हमें कुछ क्लिक हो रहा है कि हाइट को अगर हम सेपरेट कर ले तो हाइट लास्ट में, हाइट को लास्ट में लिखे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट, हाइट आ गई, मतलब ए क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, 2 इंटू एल प्लस बी। ए हो गई लेंथ, ए हो गई ब्रेथ, तो ए जो बेस है, बेस उसका एरिया, नो एरिया नहीं है, 2 इन एल प्लस बी क्या होता है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर, ए भी रेक्टेंगल है, क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, इसको हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस, यस और नो, ओके। इनटू में क्या आएगा, एच। ऐसा कुछ ऑप्शन है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यस, ऑप्शन ए। सो किसमें आंसर आएगा, ए। डन, ओके। देन है सेकंड 122, वॉल्यूम ऑफ कोन। सर वॉल्यूम ऑफ कोन आता है, मैं बताऊं, बट भाई आप जो बताएंगे वो नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा कुछ है, ओके। अब ऑप्शन देखते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये तो क्यूबॉइड का ही कुछ होगा या तो किसी कोन का भी हो सकता है। डन। तो कोन का देखो ऐसे होगा, क्योंकि क्यूबॉइड का आंसर मिल गया, हमें कोन का ही देखना है। तो इसके बेस का एरिया क्या होता है, सर्कल। कोन का बेस क्या होता है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट इनटू में एच, तो ये तो सिर्फ क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें किसका वॉल्यूम लिखना है, कोन का, उसमें आगे क्या चाहिए, 1/3, मतलब बी वाला करेक्ट नहीं है। ये किसके लिए सही होगा स्टूडेंट्स, सिलेंडर के लिए। किसके लिए सही होगा, सिलेंडर के लिए। डन, क्योंकि सिलेंडर में भी बेस क्या होता है, सर्क्यूलर, ओके। थर्ड ऑप्शन है 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यस, 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट एच, तो हो गया ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी। तो आई होप कि आपको दोनों क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट है 23-24, कौन से चैप्टर में से, सेक्टर एंड सेगमेंट 11। आपको याद होना चाहिए, एरियाज रिलेटेड टू जो सर्कल है उसमें बेसिक मैथ्स में से मैच द फॉलोइंग ही आएगी। डन। तो आपको वैसे ही करना है, अच्छे से सारे फॉर्मूलाज करके जाना है। चलो सेक्टर एंड सेगमेंट की बात हो रही है, सामने कुछ ऑप्शन गिवन है, बाद में देखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि सेक्टर एंड सेगमेंट किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है सेक्टर, तो एक सर्कल है, उसमें यहाँ पे सेंटर ओ है, उसमें जो ऐसा पोर्शन, सर्कल का ऐसा पोर्शन, ऐसा रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस, यहाँ पे ए एंड बी, तो ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या हो गई, रेडियस। तो रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय मतलब कवर हो, क्लोज हो, किससे, 2 रेडियस से एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ए यहाँ पे जो है ए बी, वो उसकी क्या है, आर्क। उसके अंदर का जो रीजन है, इट इज नोन एज सेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्लियर। देन एट 24 में हमें क्या गिवन है, सेगमेंट। क्या गिवन है, सेगमेंट, ओके। सेगमेंट क्या होता है, तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें सेंटर ओ, तो रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ
chord, suppose it is A, B, and its corresponding arc, and its corresponding arc. तो यहां पे जो रीजन बन रहा है इनसाइड, जो भी रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। डन है। तो सेक्टर मींस टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, सेगमेंट मींस कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। याद रहेगा। और अच्छे से करने के लिए ए जो यहां पे पीस बन रहा है ऐसा कुछ बनेगा ऐसा। तो ए जो शेप है वो किस में होता है? पिज्जा में। तो पिज्जा मतलब सेक्टर, याद रखना। पिज्जा मतलब सेक्टर। अब ए जो पीस है वो हम रोटी को कैसे कट करते? इससे हम रोटी को कट करते। तो सेगमेंट मतलब रोटी, चपाती। कभी भी डाउट नहीं होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ए सेगमेंट है ने सेक्टर है। डन। रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, सेगमेंट मतलब कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, सामने ऑप्शन देखो क्या क्या गिवन है। पोर्शन ऑफ अ सर्क्यूलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई। कुछ समझ में आ रहा है? एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई कौन है भाई? सेक्टर। तो 23 में तो डायरेक्ट आंसर आ गया ए। विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर इट? ए। डन है। बी रीड करते, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। तो पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस, तो सर्कल का जो सर्कमफरेंस है, अगर मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ करूं विथ सेंटर ओ, इसका सर्कमफरेंस कहां पे होता है? जहां पे ब्लैक मार्कर से हमने पूरी बाउंड्री ड्रॉ की है, उसका पार्ट मतलब सम पार्ट यहां से लेके यहां तक। सपोज इट इज पी एंड क्यू, तो ए जो है वो उसका सर्कमफरेंस का पार्ट हुआ। डन। तो क्या लिखा है? एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको तो हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये किसके लिए सही है? आर्क के लिए। हमें किसके लिए चाहिए? सेगमेंट के लिए। बी ऑप्शन तो सही नहीं है, बट अगर एग्जाम में पूछे तो किसका आंसर है? आर्क का। डन। नेक्स्ट है सी, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड या तो एनक्लोज, दोनों सिमिलर, बाय एन आर्क। तो एक आर्क होनी चाहिए एंड द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो ए भी हमारी आर्क थी, उसके एंड पॉइंट ए एंड बी थी, उसके ज्वाइन करती हुई ये क्या बन गई? कोड। उसका जो बाउंडेड रीजन है वो क्या कहलाते हैं? सेगमेंट। सही बात है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। डन। सो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स 13 से लेके 24 सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व किए। उसमें सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं है हमारा, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने का मेन मेरा टारगेट है। डन। आंसर तो आपको कई सारी जगह से मिल सकती है, पर जो उसके रिलेटेड जो सारे कंसेप्ट है, जो सामने ऑप्शन गिवन है, उससे रिलेटेड भी जो हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए। डन। इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पेपर 6 में सेक्शन ए के साथ। तब तक थैंक यू।